ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 961, एजरोथ, भाग 3। जब एजरोथ ने अपनी आभा छोड़ी तो बैफोमेट और एल्ड्राकर को लगा कि उनके शरीर में ठंडक फैल गई है। वे उस गड्ढे की ओर बढ़ना चाहते थे जहां इवान खड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, उन्हें लगा कि एक ठंडी और शक्तिशाली हत्या की मंशा उन पर हावी हो रही है, जिससे उनके शरीर अकड़ गए। शक्तिशाली हत्या की मंशा को महसूस करते हुए एल्ड्राकर ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। जब शून्य ड्रैगन ने रात के आकाश को देखा तो उसने देखा कि आकाश का रंग धीरे धीरे बदल रहा है और तारे लाल रंग छोड़ रहे हैं, जिससे पूरा आकाश रक्त लाल रंग में रंग रहा है। तारों के बीच एक विशाल रक्त लाल आंख धीरे धीरे खुली, जो अनंत ठंड के साथ दुनिया को देख रही थी और हत्या की मंशा की घनी मात्रा छोड़ रही थी। जब एल्ड्राकर ने आकाश में दिखाई देने वाली विशाल रक्त लाल आंख को देखा तो उसकी सांस फूलने लगी और हत्या की मंशा के प्रभाव में उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति लगभग 10% कम हो गई है। जब बैफोमेट ने हत्या के इरादे को महसूस किया तो उसका सदमा एल्ड्राकर से भी ज्यादा था। इस आदमी ने इतने शक्तिशाली हत्या के इरादे को इकट्ठा करने के लिए कितने लोगों को मारा है। बैफोमेट कोई संत नहीं था और उसने अपने जीवनकाल में बहुत से लोगों को मारा था, लेकिन हत्या के इरादे को महसूस करते हुए जो अब प्राचीन के पूरे मकबरे को कवर कर रहा था, उसे लगा कि उसकी हत्या का इरादा इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। इवान भी दंग रह गया जब उसने देखा कि मकबरे का पूरा आकाश रक्त लाल रंग में बदल गया है। ये कौशल कितना शक्तिशाली है। इवान पूरे मकबरे को कवर करने वाले हत्या के इरादे को महसूस नहीं कर सका, लेकिन इस तथ्य से कि मकबरे का पूरा आकाश रक्त लाल हो गया, वह बता सकता था कि यह कौशल बहुत शक्तिशाली था। जिस तरह से आप छाया ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह पूरी तरह से बकवास है। इवान ने अचानक एजरोथ की ठंडी आवाज सुनी और रक्त लाल आकाश को देखना बंद कर दिया। छाया ऊर्जा की अवधारणाओं का उपयोग करने के बजाय आप बस अपने कौशल और शरीर को सशक्त बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। NO12BN.C जैसे ही एजरोथ ने बात की, उसकी हथेली पर छाया ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। मैं आपको छाया ऊर्जा का उपयोग करने के तरीकों में से एक दिखाता हूं जो आपको समझाएगा कि हमें जीवन का शासक क्यों कहा जाता है। इवान के छाया भंडारण से मध्य स्तर के रैंक 6 ड्रैगन की हड्डी जो उसने कुछ समय पहले प्राप्त की थी उड़ गई और एजरोथ ने उसे पकड़ लिया। ड्रैगन की हड्डी को पकड़ने के बाद उसने अपनी हथेली, जो छाया ऊर्जा से ढकी हुई थी, उसके ऊपर रख दी और उसकी बाईं आंख, जो सुनहरे रंग की थी, 1 सेकंड के लिए चमक उठी। जैसे ही उसकी आंख चमकी, उसके हाथ में काले रंग की छाया ऊर्जा बीच में सफेद रंग के साथ सुनहरी हो गई। जब इवान ने एजरोथ की हथेली पर सफेद रंग के साथ सुनहरी ऊर्जा देखी तो उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। जीवन और आत्मा की वैचारिक ऊर्जा। उसने मन ही मन कहा, यह देखकर दंग रह गया कि एजरोथ कितनी आसानी से उनका उपयोग कर रहा था। जब वह सुनहरी ऊर्जा को देख रहा था तभी उसने एजरोथ की ठंडी और उदासीन आवाज सुनी, शासक का अधिकार @#@। हाँ, एजरोथ की आवाज सुनकर इवान उलझन में पड़ गया क्योंकि वह केवल पहला भाग ही समझ पाया था, लेकिन दूसरा भाग उसे बकवास जैसा लग रहा था। साथ ही उसे अपनी आत्मा पर भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे कि एजरोथ ने जो दूसरा भाग बोला था उसे वह अपनी मौजूदा शक्ति से सुन नहीं सकता था। जब इवान सोच रहा था कि अभी क्या हुआ था तो उसने एजरोथ की हथेली पर सुनहरी सफेद रोशनी को ड्रैगन की हड्डी में रिसते हुए देखा। जिस क्षण ऊर्जा हड्डी में रिसने लगी, हड्डी लाखों प्रकाश कणों में बदल गई और हवा में उड़ गई। धीरे धीरे हवा में उड़ने वाले प्रकाश कण उस गड्ढे के ऊपर इकट्ठा होने लगे जहां एजरोथ खड़ा था और एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का आकार ले लिया। कणों को एक साथ इकट्ठा होते देख एजरोथ के होंठ ठंडी मुस्कान के साथ ऊपर की ओर उठे और उसने धीमी आवाज में कहा, अस्थायी पुनरुत्थान। जिस क्षण उसके शब्द गिरे, कण जो खुद को पश्चिमी ड्रैगन के आकार में व्यवस्थित कर चुके थे सुनहरे प्रकाश के साथ फट पड़े और अगले ही सेकंड दहाड़ काब्र के भीतर एक बहरा करने वाला ड्रैगन दहाड़ता हुआ गूंज उठा और एक विशाल पश्चिमी ड्रैगन, हजारों मीटर लंबा, जिसके शरीर के किनारों से 4 पंख निकले हुए थे, वहां दिखाई दिया। ड्रैगन की दहाड़ सुनकर एल्ड्राकर और बैफोमेट दोनों ही दंग रह गए और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। ड्रैगन की आभा मध्यम स्तर की रैंक 6 थी और अगर वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना उससे लड़ने का फैसला करते तो वे उसे कभी नहीं हरा पाते। जिस क्षण बैफोमेट और एल्ड्राकर ने अपनी आभा छोड़ी, पूरा मकबरा हिलने लगा। इवान, लाइट ड्रैगन, बैफोमेट और एल्ड्राकर द्वारा छोड़ी गई आभा के दबाव में मकबरे का स्थान रहने लगा और मकबरे पर जगह जगह दरारें दिखाई देने लगीं। पूरा मकबरा इवान और अन्य लोगों द्वारा छोड़ी गई भयानक आभा में डूब गया था और मकबरे में प्रवेश करने वाले लोग डरी हुई बिल्लियों की तरह कांप रहे थे। ये कैसे संभव है? इवान ने अपनी आंखें चौड़ी करके विशाल सुनहरे ड्रैगन को देखा। उसने इसे पुनर्जीवित किया। एक नज़र से ही इवान बता सकता था कि एजरोथ ने जो कुछ भी किया वह छाया पुनरुत्थान से बहुत अलग था।
उसके सामने का ड्रैगन उसकी छाया मरे हुए लोगों की तरह नहीं था। ये वास्तव में जीवित था। हालांकि पहले एजरोथ ने अस्थायी पुनरुत्थान कहा था, जिसका मतलब था कि उसके सामने का ड्रैगन बाद में गायब हो सकता है, फिर भी यह चौंकाने वाला था कि वह एक मध्यम स्तर के रैंक 6 ड्रैगन को केवल उसकी हड्डी को माध्यम के रूप में उपयोग करके वापस जीवित करने में सक्षम था। क्या ये शासक के अधिकार के कारण था? इवान ने खुद से कहा, ये याद करते हुए कि एजरोथ ने पहले शासक के अधिकार का उपयोग किया था। जाओ और राक्षसों के साम्राज्य पर हमला करो। जब इवान इस बारे में सोच रहा था कि एजरोथ ने रैंक 6 ड्रैगन को कैसे पुनर्जीवित किया, तो ड्रैगन के सामने एक पोर्टल दिखाई दिया और वह कब्र से बाहर निकल गया। ये देखकर इवान एक बार फिर दंग रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि एजरोथ ने ड्रैगन को पुनर्जीवित किया ताकि वह बैफोमेट और एल्ड्राकर के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे अपनी मदद करने देने के बजाय उसने उसे राक्षसों के साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। ड्रैगन के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद एजरोथ ने मकबरे के ढहते हुए स्थान को देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। जिस क्षण उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, मकबरे के कानून ने प्रतिक्रिया की और बैफोमेट और एल्ड्राकर के अलावा सभी लोगों और राक्षसों को मकबरे से बाहर निकाल दिया गया। एक के बाद एक घटित होने वाली इतनी सारी अजीबोगरीब घटनाओं के कारण एल्ड्राकर और बैफोमेट स्तब्ध रह गए और बिना हिले डुले सब कुछ देखते रहे। चाहे वह एजरोथ द्वारा अचानक छोड़ी गई आभा हो, आकाश में दिखाई देने वाली विशाल लाल आंख हो, या मध्यम स्तर के रैंक 6 लाइट ड्रैगन का दिखना, हर एक चीज ऐसी थी जो किसी को भी स्तब्ध कर सकती थी। जब वे सोच रहे थे कि रैंक 6 ड्रैगन कहाँ गायब हो गया, तो बैफोमेट और एल्ड्राकर ने अपने सामने हल्का उतार चढ़ाव महसूस किया और कंधे तक लंबे काले बाल और तीखे नुकीले कानों वाला एक आदमी वहां दिखाई दिया। अध्याय 962 एजरोथ भाग 4। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ हजार सालों में तुम्हारा साहस काफी बढ़ गया है, शून्य भूत, एजरोथ ने एल्ड्राकर और बैफोमेट के सामने आने पर उदासीन आवाज में कहा। शून्य भूत। बैफोमेट का गला लगभग घुट गया जब उसने सुना कि एजरोथ ने एल्ड्राकर को क्या कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस अपने सामने खड़े आदमी की जांच की। हालांकि वह एजरोथ की शक्ति के स्तर का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आभा बहुत अजीब और अव्यवस्थित थी। उसे देखकर ही खतरा महसूस हुआ। ये दर्शाता है कि वह कमजोर नहीं था। NOWELL-BEAKJAN.C एजरोथ द्वारा उसे क्या कहा गया ये सुनकर एल्ड्राकर का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तुम अभी भी कैसे जीवित हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। एल्ड्राकर की बात सुनकर एजरोथ के हाव भाव नहीं बदले और उसने साफ आवाज में पूछा, क्या यह अजीब है कि मैं जीवित हूं? तुम्हें मर जाना चाहिए था। आखिरकार, अगर तुम अभी भी जीवित होते तो उसका प्रकट होना असंभव होता, एल्ड्राकर ने बैफोमेट को देखते हुए कहा, जो उसके बगल में खड़ा था। वे सभी जानते हैं कि मोनार्क फिजिक धारकों की संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती और बैफोमेट सहित पहले से ही 5 मोनार्क फिजिक धारक थे। इवान ने सीडर से भी इस बारे में सुना था जब उसने उसे यूटोपिया के बारे में बताया था, इसलिए वह भी इस मामले को लेकर उत्सुक था। हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन वर्तमान में उसका ध्यान पूरी तरह से अलग चीज पर केंद्रित था। बस उन्हें पीछे हटा दो या उन्हें मकबरे से बाहर फेंक दो। हमें उनके साथ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इवान ने चिंतित स्वर में एजरोथ से कहा। जब एजरोथ प्रकाश के स्तंभ से कुछ दूरी पर दिखाई दिया, तो इवान ने एलोरा की उपस्थिति को उसके अंदर से आते हुए महसूस किया। इसके अलावा किसी कारण से हर गुजरते सेकंड के साथ उसका उससे संबंध कमजोर होता जा रहा था, जिससे वह चिंतित हो गया। एजरोथ ने इवान की बात को नजरअंदाज किया और बैफोमेट की तरफ देखा। वह कुछ बातों की पुष्टि करना चाहता था और उसके लिए ये सबसे अच्छा मौका था। जब वह बैफोमेट से कुछ पूछने ही वाला था, क्रैक, उसने किसी चीज के टूटने की धीमी आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि एजरोथ के साथ मौजूद इवान भी उसे सुन नहीं पाया। एजरोथ ने इवान के प्रिमोडियल मोनार्क कोर को देखा और एक छोटी सी दरार देखी, जो रेत के दाने के आकार की थी। हालांकि दरार बहुत छोटी थी, लेकिन जब एजरोथ ने यह देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे पता था कि वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। हालांकि प्रिमोडियल मोनार्क कोर की नींव एकदम सही थी, फिर भी जब वह रैंक 2 के शुरुआती स्तर पर था तो उसके लिए इतनी बड़ी शक्ति को सहना बहुत मुश्किल था। मैं उसे छाया ऊर्जा का उपयोग करने के कुछ और तरीके सिखाना चाहता था और भविष्य में अपने मूल के साथ आदिम छाया क्षेत्र को कैसे एकीकृत करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इन चीजों को खुद ही तलाशना होगा। एजरोथ ने सोचा जब उसने कोर पर दरार देखी और बैफोमेट और एल्ड्राकर को उदासीन आंखों से देखा। जब बैफोमेट और एल्ड्राकर ने एजरोथ की आंखों में नजर देखी तो उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एजरोथ अब बात करने के मूड में नहीं है। पूरे मकबरे का स्थान पहले ही ढह चुका था, एक काला काला शून्य दिखा रहा था। प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर केवल कुछ हजार किलोमीटर का क्षेत्र बरकरार रहा और प्रकाश के स्तंभ से निकलने वाली सीलिंग ऊर्जा के कारण सुरक्षित था, जिसने अंतरिक्ष को भी सील कर दिया, जिससे वह ढहने से बच गया। हालांकि बैफोमेट को लगा कि एजरोथ शक्तिशाली है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। जब उसने देखा कि एजरोथ कोई कदम उठाने वाला है तो उसने उसके हमला करने का इंतजार नहीं किया।
उसकी दोनों आंखों में एक छोटी सी ज्वाला का प्रतीक दिखाई दिया और आकाश में लाल आंख द्वारा छोड़े जा रहे हत्या के इरादे के प्रभाव से बचने के लिए बैफोमेट ने भी अपनी हत्या का इरादा छोड़ दिया और अपनी विनाश की आंखों को सक्रिय करने वाला था। एल्ड्राकर भी एजरोथ पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि बैफोमेट ने अपनी हत्या का इरादा छोड़ दिया है तो उसका चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, रुको। हालांकि एल्ड्राकर ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, फिर भी वह बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण बैफोमेट ने अपनी हत्या का इरादा छोड़ा, आकाश से सभी को ठंडे तरीके से देखने वाली लाल आंख चमक उठी और तारांकन खांसी। बैफोमेट ने अचानक एक और खून खांसकर बाहर निकाला और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव उभर आया। फयुके, अभी क्या हुआ? दानव ने मन ही मन को कोसा, ऐसा महसूस करते हुए कि किसी ने उसकी आत्मा को हजारों सुइयों से छेद दिया हो। हम वापस जा रहे हैं, एल्ड्राकर ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, इससे पहले कि बैफोमेट समझ पाता कि क्या हो रहा है। क्या? एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट दंग रह गया और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या वह भागने के बारे में सोच रहा है? मकबरा ढहने वाला है। एक बार मकबरे का द्वार पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहीं फंस जाएंगे, एल्ड्राकर ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ समझाया। वे शून्य स्थान के माध्यम से एक चैनल बनाकर मकबरे में प्रवेश कर गए थे। यदि द्वार पूरी तरह से नष्ट हो गया तो एल्ड्राकर द्वारा बनाया गया चैनल भी ढह जाएगा और वे मकबरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं इस राक्षस के साथ यहाँ फंसना नहीं चाहता, एल्ड्राकर ने सोचा और अपने पास एक शून्य दरार खोल दी। बैफोमेट मकबरे को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह एजरोथ से भागने जैसा है। हालांकि वह मकबरे के अंदर भी फंसना नहीं चाहता था, इसलिए जब एल्ड्राकर ने शून्य दरार खोली तो उसने कुछ नहीं कहा। क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? एल्ड्राकर द्वारा शून्य दरार खोलते ही अचानक एक ठंडी आवाज गूंज उठी। लेकिन एल्ड्राकर ने आवाज की परवाह नहीं की और दरार के अंदर कूदने का फैसला किया। उसे यकीन था कि एक बार जब वह शून्य स्थान में प्रवेश कर जाएगा तो एजरोथ भी उसे रोक नहीं पाएगा। जब एजरोथ ने बैफोमेट और एल्ड्राकर को शून्य दरार के अंदर कूदते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। आपके पास? अजीब सूचनाएं इवान के सामने चमक उठीं, जो अंधेरे स्थान से सब कुछ देख रहा था, और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या बकवास है? इवान चिल्लाया जब उसने देखा कि एल्ड्राकर और बैफोमेट, जो शून्य दरार में प्रवेश करने वाले थे, अचानक बीच हवा में रुक गए, जैसे कि समय उनके चारों ओर जम गया हो। जब इवान उन्हें देख रहा था तो उसके सामने एक और सूचना चमक उठी। आपने अपने अधिकार का जबरदस्ती इस्तेमाल किया है, अस्थायी विराम। एजरोथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और बैफोमेट और एल्ड्राकर के बगल में दिखाई दिया, जो दरार के सामने बीच हवा में लटके हुए थे। उनके बगल में आने के बाद उसने अपना एक हाथ उठाया। उसका हाथ आदिम छाया ऊर्जा से चमक उठा और उसने नीचे वार किया। आत्मा का वार। एल्ड्राकर और बैफोमेट की बाईं भुजाओं को काटते समय उसकी ठंडी आवाज गूंजी। एक बार जब उनकी भुजाएं कट गईं तो एजरोथ ने उन्हें शून्य में फेंक दिया। दरार और टेम्पोरल पॉज अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त हो गया। जिस क्षण टेम्पोरल पॉज का प्रभाव समाप्त हुआ, उनके सामने शून्य दरार बंद हो गई, लेकिन एजरोथ को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उन्हें लगता है कि वे शून्य स्थान में प्रवेश करने के बाद यहां से बच सकते हैं तो वे सिर्फ सपना देख रहे हैं। इवान ने एजरोथ की उदासीन आवाज सुनी और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकती देखी। एजरोथ की आंखों में ठंडी नजर देखकर इवान ने अपनी लार निगल ली और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन दो लोगों ने शून्य दरार में प्रवेश करके एक बड़ी गलती की है। अध्याय 963 आदिकालीन रून और प्रकाश स्तंभ में प्रवेश भाग 1। तुम्हारा क्या मतलब है कि वे शून्य में प्रवेश करने पर पछताएंगे? इवान ने एजरोथ से पूछा जब उसने उसकी आंखों में ठंडी नजर देखी। इवान का सवाल सुनकर एजरोथ ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे आकाश में दिखाई देने वाली रक्तलाल आंख गायब होने लगी। एक बार जब एजरोथ ने सम्राट की नज़र का उपयोग करना बंद कर दिया तो आकाश सामान्य हो गया और क्षेत्र में भरी हत्या की मंशा समाप्त हो गई। सम्राट की नज़र को निष्क्रिय करने के बाद एजरोथ ने मकबरे के ढह गए स्थान की जांच की। शक्तिशाली आभा के कारण प्रकाश स्तंभ के चारों ओर केवल कुछ हजार किलोमीटर का स्थान बरकरार रहा, जबकि बाकी एक अंधेरे शून्य में ढह गया था। इवान ने एजरोथ की नज़र का अनुसरण किया और देखा कि शून्य बड़ी मात्रा में एल्ड्रिच ऊर्जा से भरा हुआ था। शून्य स्थान के अंदर एल्ड्रिच ऊर्जा की मात्रा बाहर की तुलना में बहुत अधिक है। इवान ने ये देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोचा कि यह एल्ड्रिच ऊर्जा कहाँ से आ रही है। एल्ड्रिच ऊर्जा को देखकर एजरोथ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह प्रकाश के स्तंभ की ओर चल पड़ा। जब इवान ने एजरोथ को प्रकाश के स्तंभ की ओर चलते देखा तो उसने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे आशा है कि एलोरा ठीक है, उसने मन ही मन प्रार्थना की जब एजरोथ उस वेदी के सामने रुका जहां से प्रकाश का स्तंभ निकल रहा था। वेदी के सामने रुकने के बाद एजरोथ ने इवान द्वारा पहनी गई भंडारण अंगूठी से एक खंजर निकाला और अपनी हथेली पर गहरा घाव कर लिया।
लाल रक्त बह निकला और एजरोथ ने इसे वेदी के बाहरी किनारों पर डाला जहां प्राचीन रून उकेरे गए थे। जब उसने अपना रक्त रूनों पर डाला तो वे लाल प्रकाश से चमक उठे और स्पंज की तरह उसके रक्त को सोख लिया। एजरोथ विशाल वेदी के चारों ओर चला गया और उस पर उत्कीर्ण प्रत्येक रून पर अपना खून डाला। ये देखकर कि एजरोथ बिना किसी परवाह के अपना खून कैसे डाल रहा था, इवान ने अपनी लार को निगल लिया और मृत स्वर में पूछा, अरे मैं खून की कमी से नहीं मरूंगा, है न? एजरोथ ने इवान की टिप्पणी को अनदेखा किया और प्रिमोडियल मोनार्क कोर पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने कोर पर ध्यान केंद्रित किया, प्रिमोडियल शैडो एनर्जी उसमें से निकली और उसके शरीर से होकर बहने लगी, जिससे एक सुनहरा प्रकाश निकला। जीवन की वैचारिक ऊर्जा के प्रभाव में वह सारा खून जो वह खो रहा था, आश्चर्यजनक गति से फिर से भरना शुरू हो गया। अरे, वह इसे इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इवान बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया, ये देखकर कि एजरोथ कितनी आसानी से शैडो एनर्जी को नियंत्रित कर रहा था। वेदी 100 मीटर व्यास की थी और उसके बाहरी किनारों पर 50 से अधिक रून उत्कीर्ण थे, इसलिए एजरोथ को हर एक रून पर अपना खून डालने में लगभग 3 मिनट लगे। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसकी हथेली के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और घाव तुरंत ठीक हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एजरोथ ने रूनों पर अपना खून डालना बंद करने के बाद पूछा। तुम्हारे लिए वेदी खोल रहा हूं, एजरोथ ने उदासीनता से उत्तर दिया और अपने दाहिने हाथ से हवा में कुछ बनाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें लयबद्ध थीं और जैसे ही उसने कुछ बनाया, आसपास की हवा में कंपन होने लगा। उसके शरीर के भीतर की आदिम छाया ऊर्जा तेजी से कम होने लगी और जल्द ही इवान ने हवा में कुछ रून दिखाई देने लगे जो चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। ये रून हैं। जब इवान ने एजरोथ द्वारा बनाए जा रहे रूनों को देखा तो उसे उनके साथ एक अजीब सा परिचय महसूस हुआ, जैसे कि उसने उन्हें पहले भी देखा हो। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने ये रून कहाँ देखे थे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे याद नहीं आ रहा था। आदिम रून, अचानक एजरोथ ने धीमी आवाज में कहा। क्या? इवान उन रूनों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था जो प्रकट हो रहे थे, इसलिए वह एजरोथ को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया और भ्रमित स्वर में बोला, ये प्रिमोडियल रून है। एजरोथ ने समझाया, प्रिमोडियल रूनों की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। अपने वर्तमान स्तर पर उनका उपयोग करने के बारे में सोचना भी मत। प्रिमोडियल रून। इवान ने एजरोथ की बात सुनकर भौहें चढ़ा लीं। उसने उस हिस्से को अनदेखा कर दिया जहां एजरोथ ने कहा था कि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता और एक अलग सवाल पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये रून पहले भी देखे हैं? एजरोथ ने चित्र बनाना जारी रखा और अपनी उंगली से एक रून को सहलाया। आप ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम उन कुछ प्राणियों में से हैं जिन्हें आदिम रून का ज्ञान है। जब भी आप उनका उपयोग करते हैं तो आदिम रून आपकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। इसलिए हालांकि आपको अभी वे याद नहीं हैं, फिर भी आपकी आत्मा पर उनकी छाप बनी रहती है क्योंकि आपने उन्हें अतीत में इस्तेमाल किया था। आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ो, इवान ने अजीब आवाज में एजरोथ की ओर देखते हुए कहा, जिसने आखिरकार चित्र बनाना बंद कर दिया। जिस क्षण एजरोथ रुका, उसके सामने 3 अजीब दिखने वाले रून प्रकट हुए और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उन रूनों को वेदी की ओर भेज दिया। रूनों ने वेदी को छुआ और जिस क्षण उन्होंने इसे छुआ, वे उसमें समा गए। एक बार जब रून वेदी द्वारा अवशोषित हो गए तो प्रकाश का स्तंभ हिलने लगा। इवान बिना पलक झपकाए सब कुछ देख रहा था, सोच रहा था कि आगे क्या होगा। जैसे ही उसने हिलते हुए स्तंभ को देखा, एजरोथ ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने उसे चौंका दिया। आपके सीने पर उत्कीर्ण विकास का रून भी आदिकालीन रूनों में से एक है और इसे उनमें से सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है। एजरोथ की बात सुनकर इवान दंग रह गया और इसके बारे में और पूछना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर की बढ़ती शक्ति समाप्त होने लगी है और उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया है। स्तंभ में प्रवेश करने के बाद लापरवाही न करें और जब आप आत्मा की मुहरें तोड़ें तो पहले ऊपरी मुहरों से शुरू करें। इवान ने एजरोथ की आवाज़ सुनी और देखा कि उसकी आत्मा का किनारा, जो छाया कब्जे के प्रभाव में उसके आदिकालीन कोर में प्रवेश कर गया था, उसमें से निकल रहा है। जैसे ही इवान ने सोचा कि एजरोथ का आत्मा किनारा उसके आत्मा स्थान में वापस आ जाएगा, ये लाखों कणों में टूट गया और उसके शरीर के भीतर बिखर गया। जब इवान ने ये देखा तो वह दंग रह गया और उसने अपने आत्मा स्थान की जांच करने के लिए साइकिक सोल रियल्म कौशल का उपयोग करने के बारे में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह ये समझने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर पाता कि क्या हुआ था, उसके पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। 1 और मिनट बीता और अचानक धमाका। इवान के शरीर से एक छोटी सी धमाकेदार आवाज गूंजी और उसका कोर मध्य स्तर रैंक 2 तक पहुंच गया। उसके कोर से ऊर्जा का एक नया उछाल उभरा, जिसने उसके सभी पहलुओं को और मजबूत कर दिया। उसके कोर से निकलने वाली ऊर्जा की वजह से इवान की आध्यात्मिक शक्ति को एक और बढ़ावा मिला और अगले ही सेकंड स्विश, उसके पूरे शरीर में एक सुखद एहसास फैल गया और उसकी इंद्रियां बहुत बढ़ गईं। इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने आसपास कुछ 100 किलोमीटर के भीतर सब कुछ महसूस कर सकता था। रैंक 3।
इवान खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति शुरुआती स्तर की रैंक 3 तक पहुंच गई है। जब उसके कोर की रैंक मध्य स्तर की रैंक 2 पर पहुंची तो एजरोथ की आत्मा स्ट्रैंड द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा तुरंत गायब नहीं हुई और उसके कोर की रैंक थोड़ी और बढ़ गई, जिससे वह मध्य स्तर की रैंक 2 के 1/4 पर आ गई। जब आत्मा स्ट्रैंड की ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई तो इवान ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर की जांच की और ये देखकर खुद को रोक नहीं पाया कि उसका शरीर अब मध्य स्तर की रैंक 2 के हथियारों को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उसने शुरुआती स्तर की रैंक 2 खंजर निकाली जिसे एजरोथ ने पहले अपनी हथेली को काटने के लिए इस्तेमाल किया था। जब उसने इससे अपना हाथ काटने की कोशिश की तो उसने पाया कि खंजर अब उसकी त्वचा को छेद नहीं सकता। अरे, मैं अपने हाथ की रक्षा के लिए विश्वसार का उपयोग भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह अभी भी मेरी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इवान ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसने अपने हाथ में खंजर की जांच की। हाथ अचानक इवान को कुछ सूझा और उसने साइकिक सोल रियल्म कौशल का इस्तेमाल किया। इस बार जब वह अपने सोल स्पेस में दिखाई दिया तो उसने पाया कि यह पूरी तरह से सफेद है और एजरोथ अब वहां नहीं था। इवान ने कौशल को निष्क्रिय करने और अपने शरीर में चेतना वापस लाने से पहले कुछ सेकंड के लिए सफेद सोल स्पेस को देखा। खाली सोल स्पेस को देखकर उसने आह भरी और खड़ा होने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने शैडो स्टोरेज के अंदर देखा। अपने शैडो स्टोरेज को देखने पर इवान ये देखकर दंग रह गया कि उसके कुछ शैडो मरे हुए जैसे कि अल्बेलू, एलिसिया, नेक्रोस, एक्वा, एक्लिप्स, गोबू और कुछ और की रैंक बढ़ गई थी, जिनमें से कुछ पहले से ही शुरुआती स्तर के रैंक 2 पर पहुंच चुके थे। क्या बकवास है, इवान ये देखकर दंग रह गया और उन्हें ध्यान से देखा। करीब से निरीक्षण करने पर उसने महसूस किया कि एजरोथ द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा उनके शरीर के भीतर बह रही थी। अगर एजरोथ ने उनकी मदद भी की होती तो भी मैं समझ नहीं पाता कि वे रैंक 2 पर कैसे पहुंचे, इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से सोचा। वह समझ सकता था कि एलिसिया रैंक 2 पर कैसे पहुंची क्योंकि उसने बहुत पहले ही अपना डोमेन बना लिया था, लेकिन जब इवान ने कुछ समय पहले अपने दूसरे शैडो अनडेड को देखा था तो वे अभी भी अपने डोमेन बनाने से थोड़ा दूर थे। लेकिन अब अल्बेलू और दूसरे लोगों को देखकर जो अब रैंक 2 पर थे, वह आसानी से बता सकता था कि उन्होंने न केवल अपने डोमेन बनाए थे बल्कि उन्होंने उन्हें जोन में भी विकसित किया था। क्या ये किसी तरह उनके ट्रांसेंडेंस कोर से संबंधित है? इवान ने मन ही मन सोचा। वह उनसे पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एलिसिया और उसके दूसरे शैडो अनडेड जो विकसित हो चुके थे वे बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे, इसलिए वह उनसे अभी कुछ नहीं पूछ सकता था। उसे डर था कि अगर उसने उन्हें जगाया तो उन्हें कोई प्रतिक्रिया मिल सकती है और वे वापस रैंक 1 पर आ सकते हैं। हालांकि एलिसिया और उसके कुछ अन्य छाया मरे हुए बेहोश थे, लेकिन उसके अधिकांश अन्य छाया मरे हुए ठीक थे, इसलिए इवान ने और देर नहीं की और खड़ा हो गया। उसने अपनी स्थिति विंडो खोलकर उसे देखा। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 61%। रैंक मध्य स्तर रैंक 2। रक्त रेखा डूम ब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत दूसरा चरण। शक्ति 1321। चपलता 1279। धीरज 1410 जोड़ 1410। शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 1450। सहनशक्ति 1398। बुद्धिमत्ता 1300 जोड़ 130। मिथ्या पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। प्राथमिक छाया ऊर्जा 2000। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 26.00%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। कौशल छाया चलना, छाया संग्रहण। आयामी छाया बुलेट बर्फ की जंजीरें, हवा में हेरफेर, मंदमन, छाया को ढकने वाले पंख, अस्थायी वेग, ऊर्जा भक्षण, थंडर टेम्पेस्ट, झिलमिलाहट कदम, एम्ब जीवन शक्ति, उत्थान, मध्य स्तर जहर प्रतिरोध, मौत की अंगूठी, बर्फ भाला, हवा चलना, लिच को बुलाना, आत्मा बीकन, आत्मा विच्छेद, आग का गोला, अंधा करने वाला प्रकाश, बिजली का तीर, सम्राट की निगाह, मानसिक आत्मा क्षेत्र, छाया चिन्ह, रसातल भंवर, आकाश पतन, छाया कठपुतली। शारीरिक संरचना छाया सम्राट। शारीरिक संरचना शीर्षक नियम तोड़ने वाला, आदिम छाया क्षेत्र का निर्माता, शापित व्यक्ति, एल्डोरिया शहर का मालिक, झूठा पूर्वज। क्लास शैडो नेक्रोमेंसर। क्लास स्किल्स शैडो रिसर्जेक्शन, शैडो सेव, शैडो सेंस, शैडो पोजेशन, शैडो नेल्स, डेथ ट्रांसफर, ग्रोथ लिंक, सोल एब्जॉर्प्शन, सोल फ्यूजन, शैडो क्लोन, शैडो वर्ल्ड, शैडो फोर्ज। नस्लीय स्किल रीपर का क्रोध। अधिकार मास्टर ऑफ शैडो, डेथ गार्जियन, रियल्म गार्जियन, टेम्पोरल पॉज ब्लॉक। शासक का अधिकार। अपनी स्थिति विंडो को देखने पर इवान ने देखा कि उसकी जाति एल्थारॉन और ओरिजिन यूनिवर्स के बीच सिंक्रोनाइजेशन दर में 1% की वृद्धि हुई थी। इतना ही नहीं, उसके कोर खासकर उसकी प्राइमोडियल शैडो एनर्जी को लेवल अप करने के बाद उसके स्टेट पॉइंट्स में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसने कुछ सेकंड के लिए अपने स्टेट की जांच की, थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस किया। उसे नहीं पता था कि प्रकाश के स्तंभ के अंदर क्या है,
लेकिन वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा। सब कुछ जांचने के बाद उसने स्टेटस विंडो बंद कर दी और हिलते हुए प्रकाश के खंभे की ओर चल पड़ा। अध्याय 965 प्रकाश के खंभे के अंदर भाग 1। इवान प्रकाश के खंभे के सामने चला गया और चेहरे पर शिकन लिए उसे देखने लगा। मैं कैसे प्रवेश करूं? हिलते हुए खंभे को देखते हुए उसने खुद से ही पूछा। उसने खंभे के सुनहरे हिस्से को छूने की कोशिश की ताकि देख सके कि क्या वह अंदर जा सकता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके संपर्क में आया, एक प्रतिकर्षण बल ने उसे पीछे धकेल दिया। जब इवान ने ये देखा तो उसने भौहें उठाईं और खंभे के काले हिस्से की ओर चला गया, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वही हुआ। यहाँ क्या हो रहा है? इवान उलझन में था जब वह प्रकाश के खंभे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था और उसे ध्यान से देखा। उसने वेदी के चारों ओर चक्कर लगाया, एक उद्घाटन खोजने की कोशिश की। जैसे ही वह चक्कर लगाता हुआ वेदी के दूसरे छोर पर पहुंचा, उसने देखा कि प्रकाश स्तंभ का एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, एक उद्घाटन में बदल रहा था जिसका उपयोग वह प्रवेश करने के लिए कर सकता था। फीकी पड़ती रोशनी को देखकर वह तेजी से उसकी ओर चला गया और कुछ मीटर दूर जाकर रुक गया। रोशनी के पूरी तरह से फीके पड़ने का इंतजार करते हुए उसने अपने शैडो स्टोरेज में देखा और राक्षसों के 7 शव निकाले। सभी शव शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षसों की आभा छोड़ रहे थे और अच्छी हालत में थे। अब जब वह एक मध्यम स्तर का रैंक 2 को रिवॉल्वर था तो वह शुरुआती स्तर के रैंक 3 शैडो मरे हुए लोगों को बना सकता था। सभी शव शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षसों की आभा छोड़ रहे थे और अच्छी हालत में थे। अब जब वह एक मध्यम स्तर का रैंक 2 को रिवॉल्वर था तो वह शुरुआती स्तर के रैंक 3 शैडो मरे हुए लोगों को बना सकता था। एजरोथ ने उसे खंभे में प्रवेश करने के बाद सावधान रहने के लिए कहा, और अगर उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़ा तो रैंक 3 शैडो मरे हुए लोगों की बहुत मदद मिलेगी। छाया पुनरुत्थान। राक्षसों के शवों को निकालने के बाद इवान ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया। इस बार कौशल को सक्रिय करने के बाद उसने ये समझने की कोशिश की कि छाया ऊर्जा राक्षसों को छाया मरे हुए लोगों में कैसे बदल रही थी। एजरोथ ने जिस तरह से छाया ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उसे देखने के बाद इवान को एहसास हुआ कि छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करने का उसका तरीका कितना लापरवाह था। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि एजरोथ ने रैंक 6 ड्रैगन को कैसे पुनर्जीवित किया या उसने जीवन की वैचारिक ऊर्जा को छाया ऊर्जा से कैसे अलग किया। उसे यकीन था कि अगर वह छाया ऊर्जा का अध्ययन करने में पर्याप्त समय लगाएगा तो उसे अपना जवाब मिल जाएगा। जैसे ही छाया ऊर्जा उसके कोर से रैंक 3 राक्षसों के शरीर में चली गई, इवान ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, मैंने उन्हें छाया मरे हुए में बदलने के लिए अपनी आधी से अधिक छाया ऊर्जा खो दी। इवान के पास वर्तमान में छाया ऊर्जा के 2000 अंक थे, लेकिन 7 राक्षसों को छाया मरे हुए में बदलने में लगभग 1600 अंक खर्च हुए। अगर मुझे मध्य स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर बनने के बाद अपनी छाया ऊर्जा में अच्छी वृद्धि नहीं मिली होती तो मैं उन सभी को छाया मरे हुए में नहीं बदल पाता, इवान ने कहा जब उसने अपने सामने 7 रैंक 3 छाया मरे हुए को उठते देखा। 7 में से सबसे ताकतवर 100 मीटर लंबा सांप जैसा राक्षस था, उसके बाद 20 मीटर लंबा बर्फीला भालू था, जो इवान द्वारा पहली परत में प्रवेश करने के बाद सामना किया गया पहला रैंक 3 राक्षस था। जल्द ही प्रकाश के खंभे का छोटा हिस्सा फीका पड़ गया और उसके सामने 2 मीटर चौड़ा एक छेद दिखाई दिया। जब इवान ने छेद देखा तो उसने गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक वोलाक से भी ज्यादा डरावने चेहरे और मुड़े हुए अंगों वाला एक राक्षस अचानक छेद के सामने कूद पड़ा, जिससे इवान डर गया। भाड़ में जाओ। इवान पीछे कूदा और राक्षस की ओर एक छाया गोली चलाई, लेकिन जैसे ही छाया गोली खंभे के छेद से टकराए, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और गायब हो गई। क्या बकवास है! अपनी छाया गोली को बेअसर देखकर इवान दंग रह गया, लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि राक्षस छेद से खंभे से बाहर नहीं निकल सकता था और बस पागलों की तरह उस पर हमला कर रहा था। ये देखकर कि राक्षस खंभे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इवान ने राहत की सांस ली और आखिरकार उसका निरीक्षण किया। ये है। करीब से देखने पर उसे राक्षस को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि इवान ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके लिए राक्षस को पहचानना बहुत आसान था। 3 मीटर लंबा शरीर, गहरे बैंगनी रंग की त्वचा, माथे के बीच में 3 आंखें, बिना होठों वाला मुंह, तीखे दांत और शरीर से निकले मुड़े हुए अंग। एल्ड्रिच गॉब्लिन। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने गोबू को बनाया और वह एल्ड्रिच गॉब्लिन में बदल गया तो उसे जो जानकारी मिली उसके कारण उसे पता था कि प्राचीन के मकबरे के अंदर एल्ड्रिच गॉब्लिन है, लेकिन अब तक उसका सामना उनसे नहीं हुआ था। सोचना कि ये गॉब्लिन वास्तव में प्रकाश के खंभे के अंदर हैं। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और गहरी सांस ली। उसने राक्षस की रैंक का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन स्तंभ उसकी आभा को अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए वह इसका अनुमान नहीं लगा सका। जब तक ये शीर्ष रैंक 3 वाला नहीं है तब तक ये ठीक होना चाहिए, इवान ने कहा और अपने छाया मरे हुओं को स्तंभ के अंदर भेजने की कोशिश की।
लेकिन जब उसके छाया मरे हुओं ने स्तंभ में प्रवेश करने की कोशिश की तो एक बल ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये देखकर इवान भौंचक्का रह गया और छाया मरे हुओं को वापस बुला लिया। ऐसा लगता है कि वे मेरे बिना प्रवेश नहीं कर सकते, इवान ने बड़बड़ाया और अपने द्वारा बनाए गए रैंक 3 छाया मरे हुओं को वापस अपने छाया भंडारण में बुलाया। अपने छाया मरे हुओं को वापस बुलाने के बाद उसने अपनी छाया फौज कौशल को सक्रिय किया और उसकी छाया कवच में बदल गई, जिसने उसके शरीर को ढक दिया। उसने प्रिज्मेटिक फायर की बैंगनी लॉ का उपयोग किया और कवच की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। एक बार जब वह तैयारी पूरी कर चुका तो इवान ने 3 मीटर लंबे एल्ड्रिच गॉब्लिन को देखा और उद्घाटन की ओर चल दिया। मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा यह मुझ पर हमला कर देगा, उसने धीमी आवाज में कहा और खंभे के अंदर कदम रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। जब एल्ड्रिच गॉब्लिन ने इवान को खंभे में प्रवेश करते देखा तो उसकी 3 उदास आंखें अंधेरे से चमक उठीं और उसकी मुड़ी हुई भुजाएं इस तरह फूलने लगीं मानो वह ऊर्जा इकट्ठा कर रही हों। जिस क्षण इवान अंदर गया, भूत पागलों की तरह हंसा और अपनी बाँह उसकी ओर घुमाई। टेम्पोरल वेलोसिटी। इवान की आंखों में समय का प्रवाह धीमा हो गया और धीमी गति में उसने एल्ड्रिच गॉब्लिन की बाँह को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही भूत की बाँह उस पर वार करने वाली थी, उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और उसके हमले को बाल भर की दूरी से चकमा दिया। एल्ड्रिच गॉब्लिन को उम्मीद नहीं थी कि इवान उसके हमले को चकमा देगा और उसकी 3 आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। भूत के हमले को चकमा देने के बाद इवान की बाँह बिजली की गति से आगे बढ़ी और उसने भूत के मुड़े हुए हाथ को पकड़ लिया जिसका इस्तेमाल उसने उस पर हमला करने के लिए किया था। उसका हाथ पकड़ने के बाद उसने उसके खिलाफ अपनी गति का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि भूत अपना संतुलन वापस पा सके, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे कठोर जमीन पर पटक दिया। बूम! प्रकाश के स्तंभ के अंदर की जमीन कठोर पत्थर से बनी थी और जब इवान ने भूत को नीचे पटक दिया तो पत्थर टूट गया और मकड़ी के जाले जैसे पैटर्न सभी दिशाओं में फैल गए। तारांकन खांसी। भूत ने गहरे बैंगनी रंग का खून खांसकर बाहर निकाला और उसके आंतरिक अंग प्रभाव के कारण कांपने लगे। भूत को नीचे पटकते समय इवान ने राक्षस को देखा और तुरंत उसकी रैंक समझ ली। मध्य स्तर रैंक 3। अगर यह पहले होता तो इवान को ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब जब वह एक मध्य स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर था तो उसे मध्य स्तर रैंक 3 राक्षसों से डर नहीं लगता था। एल्ड्रिच भूत अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन इवान का इस पर अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए जब राक्षस जमीन पर पटक दिए जाने के बाद भी चकित था तो उसने अपने हाथ को प्रिज्मेटिक फ्लेम की लाल विनाशकारी आग में ढक लिया। प्रिज्मेटिक फ्लेम इवान से बंधा हुआ था और अब चूंकि वह एक मध्यम स्तर का रैंक 2 को रिवॉल्वर था, इसलिए फ्लेम की शक्ति उसकी पिछली शक्ति से कहीं अधिक थी। जैसे ही इवान की हथेली में लाल लौ जली, उसके चारों ओर का स्थान कांप उठा और हिंसक रूप से हिल गया। एल्ड्रिच गॉब्लिन, जो जमीन पर सपाट लेटा हुआ था, अचानक इवान से एक भयावह आभा महसूस की और तुरंत अपने होश में आ गया। वेरग। गॉब्लिन गुस्से में दहाड़ने लगा और उसके शरीर के चारों ओर बड़ी मात्रा में एल्ड्रिच ऊर्जा इकट्ठी हो गई, जो उसे किसी भी नुकसान से बचा रही थी और किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार थी। इवान ने गॉब्लिन के चारों ओर इकट्ठी हुई एल्ड्रिच ऊर्जा से एक ठंडी भावना महसूस की, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने पूरी ताकत से गॉब्लिन के चेहरे पर मुक्का मारा। जब इवान की मुट्ठी नीचे आई तो एल्ड्रिच गॉब्लिन ने अपनी उदास आंखों में कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि उसे अपनी एल्ड्रिच ऊर्जा पर पूरा भरोसा था। इवान की मुट्ठी के गॉब्लिन को ढकने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा से संपर्क करने से ठीक पहले उसने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करने के लिए स्काईफॉल को सक्रिय किया और अपनी ताकत को 200 अंकों तक बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एसेंस के 400 पॉइंट का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने फियर स्किल को सक्रिय किया। अब जबकि इवान की आध्यात्मिक शक्ति सामान्य रैंक 3 को रिवॉल्वर की तुलना में थोड़ी अधिक थी, फियर स्किल का प्रभाव कुछ भी नहीं था। जिस क्षण इवान ने फियर स्किल को सक्रिय किया, गॉब्लिन को आत्मा को झकझोर देने वाला डर महसूस हुआ और उसे ढकने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा काफी कम हो गई। इवान की पूरी ताकत उसकी मुट्ठी में केंद्रित थी और जिस क्षण उसने गॉब्लिन को ढकने वाली एल्ड्रिच ऊर्जा को छुआ, एल्ड्रिच ऊर्जा एक बुलबुले की तरह फट गई। एल्ड्रिच एनर्जी को नष्ट करने के बाद भी उसकी मुट्ठी की शक्ति कम नहीं हुई और धमाका! उसकी मुट्ठी सीधे भूत के डरे हुए चेहरे पर लगी और प्रिज्मेटिक फ्लेम की लाल आग ने उसके सिर के आधे हिस्से को बैंगनी खून की धुंध में उड़ा दिया। ब्रुघे! भूत दर्द से चीख उठा और खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, एक और मुट्ठी ने उसका पीछा किया, उसके सिर के दूसरे आधे हिस्से को नष्ट कर दिया और उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इवान ने मृत एल्ड्रिच भूत को अपने चेहरे पर एक व्यंग्य के साथ देखा और इसकी परवाह किए बिना अपना सिर घुमाया। आखिरकार प्रकाश के स्तंभ के अंदर जमीन को देखा। अध्याय 966 प्रकाश के स्तंभ के अंदर भाग 2। इवान को उस मध्यम स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन की बहुत परवाह नहीं थी जिसे उसने अभी अभी मारा था और उसने अपने आसपास देखा। प्रकाश के स्तंभ के अंदर जिस फर्श पर वह खड़ा था वह कठोर, पॉलिश किए हुए पत्थर से बना था, वेदी बनाने वाली सामग्री के समान।
यह क्षेत्र गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे जगह पर एक भयानक चमक फैल रही थी। आकाश एक खाली काला शून्य था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि प्रकाश के स्तंभ के अंदर का स्थान कुछ हजार किलोमीटर चौड़ा था। यह अंतरिक्ष विस्तार करने वाली संरचना या कुछ और का काम होना चाहिए, इवान ने धीमी आवाज में कहा, प्रकाश के स्तंभ के भीतर के क्षेत्र की विशालता से आश्चर्यचकित होकर। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उससे कुछ ही दूरी पर इवान ने कुछ एल्ड्रिच गॉब्लिन को लक्ष्यहीन रूप से घूमते हुए देखा, जैसे कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह एल्ड्रिच गॉब्लिन की संख्या निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन देखने से उसे लगा कि कम से कम कुछ हजार तो होंगे ही। हालांकि प्रकाश के खंभे के अंदर कुछ हजार एल्ड्रिच गॉब्लिन थे, लेकिन जिस चीज ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह उससे कुछ 100 किलोमीटर दूर का क्षेत्र था। वह क्षेत्र काले धुएं से भरा हुआ था और दूर से भी वह वहां से एक तीखी आवाज सुन सकता था, जैसे कि वहां कुछ जल रहा हो। समय समय पर काले धुएं से एक सुनहरी चमक निकलती थी, जैसे कि धुएं को दूसरे क्षेत्रों में फैलने से रोकने की कोशिश कर रही हो। हालांकि इवान काले धुएं के हस्तक्षेप के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे लगा कि काले धुएं से ढका हुआ क्षेत्र एक वेदी है और उसके बीच में कुछ गिरा हुआ है। मैं वहां से एलोरा की उपस्थिति महसूस कर सकता हूं, इवान ने धीमी आवाज में कहा। जब उसने काले धुएं से भरे क्षेत्र को देखा, उसने वेदी की ओर उड़ने के लिए अपने छाया पंखों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ा, उसके आसपास से एक बल फूट पड़ा और उसे वापस जमीन की ओर धकेल दिया। जब उसे वापस जमीन पर धकेला गया और उसने छाया पंखों का उपयोग करना बंद कर दिया, तो इवान ने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ उड़ नहीं सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन काले धुएं से भरे क्षेत्र को देखते हुए, जो कि कुछ 100 किलोमीटर दूर था, उसने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की और पैदल ही वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही इवान वेदी की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि एल्ड्रिच गॉब्लिन का एक समूह जो लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था, अपना सिर घुमाकर उसे देख रहा था। उसे देखते ही उनकी खोखली आंखें सितारों की तरह चमक उठी, मानो उन्होंने कुछ स्वादिष्ट देखा हो, और वे सभी भूखे जानवरों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। इवान ने अपनी ओर दौड़ रहे लगभग 30 एल्ड्रिच गॉब्लिन के समूह को देखा और पाया कि उनमें से सबसे मजबूत एक शुरुआती स्तर का रैंक 3 का गॉब्लिन था, जबकि बाकी रैंक 1 या रैंक 2 के थे। हालांकि एल्ड्रिच गॉब्लिन का ये समूह काफी मजबूत था, लेकिन इवान ने उन्हें देखकर सिर्फ हंसी उड़ाई और 7 शुरुआती स्तर के रैंक 3 के शैडो अनडेड को बुलाया, जिन्हें उसने पहले बनाया था। विशाल 100 मीटर लंबा सांप, 7 में से सबसे मजबूत इवान द्वारा पुकारे जाने पर शैडो अनडेड फुफकारने लगे और उनकी बैंगनी जलती हुई आंखें एक अशुभ प्रकाश से चमक उठीं। रैंक 3 शैडो अनडेड में दूसरा सबसे शक्तिशाली आइस टाइटन भालू भी दहाड़ने लगा, और उन दोनों ने एल्ड्रिच गॉब्लिन के समूह से निपटने के लिए अन्य 5 शैडो अनडेड का नेतृत्व किया। समूह में केवल एक शुरुआती स्तर के रैंक 3 गॉब्लिन के साथ गॉब्लिन के लिए शैडो अनडेड का सामना करना असंभव था। विशाल सांप सबसे तेज था और रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन के सामने एक पल में आ गया। काले सांप को देखकर एल्ड्रिच गॉब्लिन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं और उसका चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया। जब गॉब्लिन का चेहरा लगभग 1 मीटर व्यास का हो गया, तो उसने अपना मुंह चौड़ा किया, तीखे रेज जैसे दांत दिखाते हुए, और सांप को चबाने की कोशिश की। एल्ड्रिच गॉब्लिन क्या करने की कोशिश कर रहा था, ये देखकर सांप गुस्से से फुफकार उठा और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। सांप का शरीर चमक उठा और जल्द ही उसका पूरा शरीर हरे ड्रैगन जैसे शल्कों से ढक गया। एल्ड्रिच गॉब्लिन ने सांप के हरे शल्कों को काट लिया, लेकिन जब गॉब्लिन के तीखे दांत, जो एल्ड्रिच ऊर्जा से भरे हुए थे, शल्कों के संपर्क में आए, तो उन्हें थोड़ा सा तोड़ने के अलावा वे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एल्ड्रिच गॉब्लिन तब दंग रह गया जब उसने देखा कि उसका हमला पूरी तरह से बेकार था और वह एक बार फिर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता। फुफकार। सांप ने अपने चेहरे पर जहरीली नज़र के साथ फुफकार मारी और एल्ड्रिच गॉब्लिन के शरीर पर एक हरे रंग की लौ उगल दी। एल्ड्रिच गॉब्लिन अभी भी सांप के तराजू को काट रहा था और बहुत करीब था, इसलिए जब सांप ने हरी लौ उगल दी तो वह उसे चकमा नहीं दे पाया। गॉब्लिन के चारों ओर मौजूद एल्ड्रिच एनर्जी ने हरी लॉ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गॉब्लिन के डर से हरी लॉ ने एल्ड्रिच एनर्जी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके शरीर को निगल लिया। ब्रुघे। एल्ड्रिच गॉब्लिन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वह हरी लॉ को बुझाने के लिए जमीन पर लौटने लगा। हैरानी की बात यह है कि भले ही भूत दर्द में जमीन पर लौट रहा था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी जलन नहीं थी और उसकी बैंगनी त्वचा बिल्कुल ठीक दिख रही थी। जब इवान ने देखा कि शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत के साथ क्या हो रहा था, तो उसने अपना सिर हिला दिया। इस आदमी की लॉ वाकई अजीब है। ये लॉ कोई शारीरिक क्षति नहीं करती है, लेकिन सीधे पीड़ित की आत्मा को निशाना बनाती है, उसने गहरी आवाज में कहा, और उसे अफसोस हुआ कि वह इस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सका। अगर ये लॉ सांप के किसी कौशल या अधिकार से उत्पन्न हुई होती, तो वह उस कौशल या अधिकार को लेने के लिए ग्रोथ लिंक के दूसरे प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता था। दुर्भाग्य से ये लॉ सांप की एक जन्मजात क्षमता थी, इसलिए इवान इसे नहीं ले सका।
हरे रंग की लौ से मारा जाने के बाद जिसने सीधे उसकी आत्मा को जला दिया। शुरुआती स्तर का रैंक 3 भूत कुछ भी करने में सक्षम नहीं था और जल्द ही सांप की छाया मरे द्वारा मारा गया। आइस टाइटन भालू और अन्य 5 रैंक 3 शैडो मरे ने रैंक 3 गॉब्लिन के साथ आए बाकी एल्ड्रिच गॉब्लिन को भी खत्म कर दिया। लड़ाई की वजह से दूसरे एल्ड्रिच गॉब्लिन जो पास में ही घूम रहे थे वे आकर्षित हुए और जल्द ही इवान ने कई अन्य गॉब्लिन को अपने शैडो मरे की ओर भागते देखा। सैकड़ों एल्ड्रिच गॉब्लिन को अपने शैडो मरे की ओर आते देखकर इवान ने उन्हें जल्द से जल्द मारने के लिए अपने शैडो मरे को और ज्यादा छोड़ दिया। जब उसके शैडो मरे लड़ने के लिए आगे बढ़े, इवान मरे हुए रैंक 3 गॉब्लिन की ओर चला गया और शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल करके उसे शैडो मरे में बदल दिया। शैडो रिसर्जेक्शन के प्रभाव में शुरुआती स्तर का रैंक 3 गॉब्लिन जल्द ही उसके सामने खड़ा हो गया और घुटने टेक दिए। ये देखकर इवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा और उसने एल्ड्रिच गॉब्लिन से वह सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो? अध्याय 967 एक बनाम 3 भाग 1 आप सभी भूत इस जगह पर क्या कर रहे हैं? इवान ने शुरुआती स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन से पूछा। इवान की बात सुनकर एल्ड्रिच गॉब्लिन ने अजीबोगरीब आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। एल्ड्रिच गॉब्लिन की आवाजें सुनकर इवान ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सुनता रहा। एल्ड्रिच गॉब्लिन सामान्य रूप से बोल नहीं सकता था, लेकिन अब जब वह इवान की छाया मरे हुए थी तो इवान आसानी से इसे समझ सकता था, भले ही वह उसके अन्य छाया मरे हुए लोगों की तरह बोल न सके। एल्ड्रिच गॉब्लिन का जवाब सुनने के बाद इवान के चेहरे पर एक गहरी शिकन दिखाई दी। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो और बस इधर उधर भटक रहे हो? उसने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ पूछा जब भूत ने उसे बताया कि वे बिना किसी लक्ष्य के अनगिनत वर्षों से इस स्थान पर बस घूम रहे हैं। ये बंद जगह बहुत छोटी है और यहाँ रहने वाले ज्यादातर एल्ड्रिच गॉब्लिन पहले ही इसका पता लगा चुके हैं। इस बंद जगह का पता लगाने के बाद हमने पाया कि हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं रहता है, इसलिए हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और हम सभी बिना किसी लक्ष्य के पूरे दिन घूमते रहते हैं। एल्ड्रिच गॉब्लिन ने इवान के सवाल का जवाब वही अजीब आवाजें निकालते हुए दिया और आगे कहा, इसके अलावा एल्ड्रिच एनर्जी के कारण हमारा दिमाग भी अस्त व्यस्त रहता है, इसलिए भले ही हम यहाँ अनगिनत सालों से बिना कुछ किए रह रहे हों, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि समय का प्रवाह हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है और हम यहाँ लंबे समय से रहने के बावजूद कुछ भी महसूस नहीं करते। ये किस तरह की गड़बड़ जिंदगी है? इवान ने एल्ड्रिच गॉब्लिन की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा उत्सुक था। आप इस जगह में कैसे आए? हालांकि इवान को नहीं पता था कि एजरोथ ने इस प्रकाश स्तंभ का निर्माण कैसे किया, लेकिन वह जानता था कि इसमें प्रवेश करना आसान काम नहीं था। प्रकाश स्तंभ पर पहुंचने से पहले बैफोमेट और एल्ड्राकर ने भी इसमें प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे भी इसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि ये भूत प्रकाश स्तंभ में सफलतापूर्वक कैसे प्रवेश कर गए। जब एल्ड्रिच गॉब्लिन ने इवान का प्रश्न सुना तो उसने अपना सिर हिलाया और भ्रमित स्वर में कहा, मुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस स्पष्ट यादें हैं कि एल्ड्रिच गॉब्लिन बनने से पहले मैं एक सामान्य गॉब्लिन था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अगर मेरा अनुमान सही है तो अतीत में एल्ड्रिच गॉब्लिन बनने के बाद मेरी अधिकांश यादें गायब हो गईं। जब इवान ने अपनी परछाई को मरे हुए सुना तो उसने भौहें उठाईं। एक सामान्य गॉब्लिन हो? उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली और एल्ड्रिच गॉब्लिन के बारे में जो जानकारी उसे मिली थी उसे देखा जब उसने गोबू बनाया था। एल्ड्रिच गॉब्लिन की उत्पत्ति। एल्ड्रिच गॉब्लिन गॉब्लिन की एक रहस्यमयी और दुर्जय नस्ल है जो एल्ड्रिच ऊर्जा और दूसरी दुनिया की ताकतों से गहराई से प्रभावित है। एल्ड्रिच गॉब्लिन आमतौर पर प्राचीन अस्थिर पोर्टल या उन जगहों के करीब के क्षेत्रों में रहते हैं जहां आयामों के बीच की सीमाएं पतली होती हैं। ये अस्थिर पोर्टल अक्सर अस्थिर ऊर्जा का रिसाव करते हैं। इन ऊर्जाओं के संपर्क में आने से सामान्य गॉब्लिन के शरीर और दिमाग विकृत हो गए हैं, जिससे उन्हें अलौकिक क्षमताएं मिली हैं जो उन्हें अपनी नस्लीय सीमा को तोड़ने में सक्षम बनाती हैं। जानकारी देखने के बाद इवान ने उस काले क्षेत्र की ओर देखा जहां वह जा रहा था और गहरी भौहें सिकोड़ीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई अस्थिर पोर्टल या कुछ ऐसा हो जो एल्ड्रिच ऊर्जा का रिसाव करता हो? इवान ने मन ही मन सोचा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि काले धुएं के पीछे क्या है और वह उस क्षेत्र से एलोरा की उपस्थिति क्यों महसूस कर रहा था। एल्ड्रिच गॉब्लिन की छाया मरे हुए ने इवान का ध्यान काले धुएं से ढके क्षेत्र पर देखा और एक बार फिर से बोलना शुरू कर दिया। मास्टर, ये वह जगह है जहां 3 सबसे शक्तिशाली एल्ड्रिच गॉब्लिन रहते हैं। इवान ने अपनी छाया मरे हुए की आवाज़ सुनकर काले क्षेत्र को देखना बंद कर दिया और तीखी आवाज़ में कहा, मुझे और बताओ। मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हमें उस काले क्षेत्र के पास जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वहां 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन रहते हैं और वे तीनों सामान्य एल्ड्रिच गॉब्लिन से अलग हैं। अलग? ऐसा कैसे? इवान की छाया मरे हुए ने तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह ये सोच रहा था कि कैसे समझा जाए। एक पल के चिंतन के बाद गॉब्लिन ने आखिरकार बात की।
मेरे और दूसरे एल्ड्रिच गॉब्लिन के विपरीत जो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकते रहते हैं, ब्लैक एरिया के पास रहने वाले 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन अलग हैं और वे कभी भी उस जगह से बाहर नहीं जाते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था जब मैं गलती से ब्लैक एरिया के पास भटक गया था, लेकिन उन्हें देखने पर मैंने पाया कि उनकी आंखें हमारी तरह खोई हुई नहीं थीं। उनकी आंखें तुम्हारी जैसी थीं, उनके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था, जैसे कि वे उस ब्लैक एरिया के पास रहकर कुछ हासिल करना चाहते थे। मन में एक लक्ष्य। इवान ने अपनी नई शैडो अंडे को सुनकर भौहें सिकुड़ी और एक बार फिर ब्लैक एरिया की ओर देखा। और एक और बात, मास्टर, गॉब्लिन ने अचानक फिर से बात की, जिससे इवान का ध्यान आकर्षित हुआ। जब गॉब्लिन ने इवान को उसे देखते हुए देखा तो वह अनिश्चित आवाज में बोलता रहा। मुझे 100% यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वे तीनों अन्य एल्ड्रिच गॉब्लिन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मैं काले क्षेत्र के पास घूम रहा था तो उनमें से एक ने मुझे देख लिया और जब उसने मुझे वहां से चले जाने का आदेश दिया तो मैं एक सेकंड के लिए भी उसके आदेश का विरोध नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर मेरी इच्छा के विरुद्ध चला गया और मैं बिना किसी प्रतिरोध के उस क्षेत्र से निकल गया। इवान ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद पूछा, इन 3 भूतों की रैंक क्या है? उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि इन 3 एल्ड्रिच भूतों में अन्य भूतों को नियंत्रित करने की क्षमता है या नहीं, क्योंकि उसके पास अपने स्वयं के छाया मरे हुए थे। यदि वे संख्याओं के साथ उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते तो वह अपने सभी छाया मरे हुए लोगों को छोड़ देता। इवान का प्रश्न सुनकर भूत के छाया मरे हुए ने एक सेकंड सोचने के बाद उत्तर दिया, उन तीनों में से एक शुरुआती स्तर का रैंक 3 है, एक मध्य स्तर का है और अंतिम एक शीर्ष स्तर का रैंक 3 है। उत्तर देने के बाद जब भूत ने इवान की अजीब अभिव्यक्ति देखी तो उसने जल्दी से समझाया, मास्टर, ये 3 भूत सामान्य नहीं हैं। भले ही वे सभी रैंक 3 के शिखर पर न हो, फिर भी शुरुआती स्तर का भूत सामान्य नहीं है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे 5 लोग भी इसे हरा नहीं पाएंगे। गोब्लिन की बात सुनकर इवान के चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी छाया मरे हुए लोगों ने जो कहा वह सच है तो उसके लिए इन भूतों से निपटना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद इवान ने गहरी सांस ली और काले क्षेत्र की ओर देखा। चूंकि ये तीनों दूसरे भूतों से अलग हैं तो शायद मैं इनसे कुछ अच्छी जानकारी हासिल कर सकूं। उसने मन ही मन कहा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा जो वह खतरे की स्थिति में इस्तेमाल कर सकता था और एक बार जब वह सब कुछ के बारे में निश्चित हो गया तो वह काले धुएं से भरे क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। जब इवान धुएं से भरे काले क्षेत्र की ओर बढ़ा तो उसके छाया मरे हुए लोगों ने एल्ड्रिच भूतों का ध्यान रखा जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 968 एक बनाम 3 भाग 2। एक के बाद एक इवान की ओर दौड़े एल्ड्रिच गोबलिन के समूह उसके शैडो अंडेड के हमलों में गिर गए। हजारों रैंक 1 और रैंक 2 गोबलिन और कुछ रैंक 3 वाले थे। जब उसके शैडो अंडेड ने उन्हें मार डाला तो इवान ने एल्ड्रिच गोबलिन को शैडो अंडेड में बदलने के लिए अपने शैडो रिजरक्शन कौशल का उपयोग नहीं किया। उसने पहले 8 शुरुआती स्तर के रैंक 3 शैडो अंडेड बनाए और इस प्रक्रिया में अपनी अधिकांश शैडो ऊर्जा का उपयोग कर लिया और यह अभी भी ठीक हो रही थी। हालांकि उसके पास अभी भी शैडो ऊर्जा के कुछ 100 अंक बचे थे, लेकिन वह इसे बाद में कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में बचाना चाहता था। इवान अपने शैडो अंडेड और एल्ड्रिच गोबलिन के बीच लड़ाई से बच गया और जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। काले धुएं से भरे क्षेत्र से कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर इवान ने संकुचित आंखों से उसे देखा। काले धुएं से समय समय पर सुनहरी रोशनी की चमक हो रही थी, जिससे धुआं अन्य क्षेत्रों में फैलने से रुक रहा था। 3 सबसे मजबूत एल्ड्रिच गॉब्लिन कहाँ हैं जिनके बारे में मेरी छाया मरे हुए लोगों ने बात की थी? इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके 3 गॉब्लिन की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने पर उसने पाया कि एक शक्ति उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों को बाहर फैलने से रोक रही थी और वह अपने आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र में ही खोज कर सकता था। जब इवान अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं था तो उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपने विश्वसार को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया, ये देखने के लिए कि उसका विश्वसार सुचारू रूप से बह रहा है या नहीं। सौभाग्य से जब उसने विश्वसार को प्रवाहित किया तो उसने पाया कि इसमें कोई समस्या नहीं थी और केवल उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां ही दबाई जा रही थीं। हालांकि मैं 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह काला धुआं भरा क्षेत्र है। इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। वह काले धुएं से भरे क्षेत्र की तरफ चला गया और ये देखने की कोशिश की कि क्या 3 सबसे मजबूत एल्ड्रिच गॉब्लिन दूसरी तरफ हैं, लेकिन धुएं से भरे क्षेत्र के दूसरी तरफ भी कोई नहीं था। जिन 3 गॉब्लिन की वह तलाश कर रहा था उन्हें न पाकर इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके पहले बनाए गए रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन से संपर्क किया और उससे पूछा कि उन गॉब्लिन को कहाँ खोजना है। लेकिन जब गॉब्लिन की छाया मरे हुए ने जो अन्य छाया मरे हुए लोगों के साथ एल्ड्रिच गॉब्लिन के समूह के खिलाफ लड़ रहा था
इवान का सवाल सुना तो वह चकित रह गया और जल्दी से कहा कि तीनों गॉब्लिन हमेशा काले धुएं से भरे क्षेत्र के पास ही रहते थे। अगर वे हमेशा इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो वे अब कहाँ हैं? इवान ने छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया और काले धुएं से भरे क्षेत्र में घूमने लगा। लेकिन 10 मिनट तक भूतों की तलाश करने के बाद भी वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया। जब इवान सोच रहा था कि उसे उन्हें कहाँ ढूंढना चाहिए तो उसने काले धुएं से कुछ ऊर्जा तरंगें आती हुई महसूस की और कुछ सेकंड के बाद 3 एल्ड्रिच भूत उसमें से बाहर निकल आए। धुएं से भरे क्षेत्र से निकले 3 एल्ड्रिच भूत दूसरे एल्ड्रिच भूतों से अलग थे। पहले देखे गए भूतों के विपरीत ये एल्ड्रिच भूत 2 मीटर लंबे थे, उनके शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां थीं और उनकी आंखें गहरी पीली थीं। उनके हाथ और पैर दूसरे एल्ड्रिच भूतों की तरह विकृत या मुड़े हुए नहीं थे और उन तीनों ने दूसरे भूतों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा प्रत्येक भूत जो आभा छोड़ रहा था वह सामान्य राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उनकी रैंक वैसी ही थी जैसा कि उसके शैडो अनडेड ने बताया था, एक शुरुआती स्तर, एक मध्य स्तर और एक रैंक 3 के शिखर पर। इन 3 राक्षसों से इवान को जो दबाव महसूस हुआ वह उसी स्तर के अन्य प्राणियों द्वारा छोड़े जा सकने वाले आभा से कहीं अधिक मजबूत था। हालांकि ये 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य दिख रहे थे और उस पर बहुत दबाव डाल रहे थे, लेकिन जब वे काले धुएं से बाहर निकले तो इवान का ध्यान सबसे अधिक उनके शरीर पर लगे खून पर गया। उसे नहीं पता था कि ये 3 गॉब्लिन अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन वे तीनों गहरे बैंगनी रंग के खून से लथपथ थे। क्या काले धुएं के अंदर और भी राक्षस हैं? इवान ने सोचा, थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए, क्योंकि एलोरा भी काले धुएं के अंदर थी। जब 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन काले धुएं से बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत इवान के शैडो अनडेड और दूसरे एल्ड्रिच गॉब्लिन के बीच चल रही लड़ाई को देखा। शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां इवान खड़ा था और उसे उदासीन भाव से देखा। तो तुम आखिरकार यहां आ गए, शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन ने इवान की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। इवान ने गॉब्लिन की आवाज सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे ध्यान से जांचा। क्या यह मुझे जानता है? उसने मन ही मन बुदबुदाया, स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए। NOWELL-BEACON.COM। शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह गॉब्लिन उसका इंतजार कर रहा था। शुरुआती स्तर और मध्य स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन भी इवान को घूर रहे थे और उनके भाव शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन की तरह ही ठंडे थे। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमें हराना होगा, शीर्ष रैंक 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन ने कहा और अपना एक पैर जमीन पर थपथपाया। जैसे ही गॉब्लिन ने अपना पैर थपथपाया, एक लाल बत्ती चमक उठी और एक विशाल अवरोध बन गया जिसने इवान के साथ उन तीनों को घेर लिया, जिससे बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। इवान ने उस अवरोध को देखा जिसने उसे गॉब्लिन के साथ फंसा दिया था और उसके दिल में एक निषेधात्मक भावना उठने लगी। वह तीनों गॉब्लिन की ओर मुड़ा और ठंडी आवाज में पूछा, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो और तुम सब इस बंद जगह में क्या कर रहे हो? तीनों एल्ड्रिच गॉब्लिन ने इवान को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन ने फिर से अपना पैर जमीन पर थपथपाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, इवान के पैरों के नीचे एक विशाल रून दिखाई दिया जिसने लाल अवरोध के भीतर पूरी जमीन को ढक लिया था। जब इवान ने विशाल रून को देखा तो उसके हाव भाव बदल गए और तुरंत उसके दिमाग में 2 शब्द आए, प्राइमोडियल रून। जिस क्षण रून प्रकट हुआ, इवान को लगा कि एक बंधनकारी शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है और उसकी आंखों के सामने 2 सूचनाएं चमक उठीं। अब आप अपने छाया मरे हुओं को नहीं बुला सकते, आपके सभी अधिकार सील कर दिए गए हैं। अध्याय 969 एक बनाम 3 भाग 3। अब आप अपने छाया मरे हुओं को नहीं बुला सकते, आपके सभी अधिकार सील कर दिए गए हैं। इवान ने अपनी आंखों के सामने चमकने वाली 2 सूचनाओं को एक चकित भाव से देखा और महसूस किया कि एक शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है जो उसे अपने अधिकार सक्रिय करने से रोक रही है। उसने अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली शक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी आदिम छाया ऊर्जा को चैनल किया, लेकिन आदिम छाया ऊर्जा भी इसके खिलाफ बेकार थी। भाड़ में जाओ। जब उसने ये जगह बनाई थी तो वह कमीना क्या सोच रहा था? इवान अपने मन में एजरोथ को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसके पास अपनी सारी यादें नहीं थीं, लेकिन उसे यकीन था कि जिस रून ने उसके अधिकारों को सील कर दिया था और उसे अपने छाया मरे हुओं को बुलाने से रोक रहा था, वह एक आदिम रून था। और उसे 100% यकीन था कि एजरोथ ही वह था जिसने इस रून को यहाँ उकेरा था। अरे, मैंने सोचा था कि मेरे लिए अपने शैडो अनडेड और अधिकारियों की मदद से उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब। इवान ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए 3 एल्ड्रिच गॉब्लिन को देखा जो उसके सामने खड़े थे, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। उसने उस लाल अवरोध पर नजर डाली जिसने उसे फंसाया था और इन गॉब्लिन को नीचे गिराने के लिए एक और योजना बनाने के लिए शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके फिलहाल पीछे हटने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही वह शैडो वॉक कौशल का उपयोग करके जाने के बारे में सोच रहा था, उसने शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन की तेज आवाज सुनी। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन एक बार जब आप चले जाएंगे तो आप यहाँ फिर से वापस नहीं आ पाएंगे।
इवान ने गॉब्लिन की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोचा कि वह क्या कहना चाह रहा था। लेकिन जब उसे याद आया कि वह प्रकाश के स्तंभ में कैसे प्रवेश कर गया था, तो वह दंग रह गया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि गॉब्लिन क्या कहना चाह रहा था। NOWELL-BE-IN.C ओम। वह मुझे इस अवरोध से बाहर भेजने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे प्रकाश के स्तंभ से बाहर भेजने की बात कर रहा है। इवान को नहीं पता था कि एल्ड्रिच गॉब्लिन ने जो कहा वह सच था या नहीं, लेकिन उसे नहीं लगा कि एल्ड्रिच गॉब्लिन झूठ बोल रहा है। अगर इस एल्ड्रिच गॉब्लिन में वाकई मुझे बाहर भेजने की शक्ति है। इवान के चेहरे पर तुरंत ही ठंडक आ गई और उसने चेहरे पर जानलेवा नज़र से गॉब्लिन को देखा। वह स्तंभ में प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि एजरोथ ने इसे प्रिमोडियल रून्स का उपयोग करके खोला था, लेकिन अगर उसे इस गॉब्लिन द्वारा स्तंभ के बाहर भेजा जाता तो वह यहाँ वापस नहीं आ पाता क्योंकि एजरोथ ने उसके लिए जो प्रवेश द्वार खोला था वह पहले ही बंद हो चुका था। मैं एलोरा को अपने साथ लिए बिना नहीं जा सकता। इवान ने गॉब्लिन के पीछे काले धुएं से भरे क्षेत्र को देखा और उसका चेहरा पूरी तरह से उदासीन हो गया। अगर मैं वहां जाना चाहता हूं तो मुझे तुम तीनों को मारना होगा, है न? इवान ने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ, शीर्ष रैंक 3 भूत ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शीर्ष रैंक 3 भूत ने अपना सिर हिलाया और उदासीन आवाज में उत्तर दिया। यदि तुम अपने उत्तर प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमें हराना होगा। इवान ने तीनों भूतों के चेहरों पर उदासीन भावों को देखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं समझ गया, उसने धीमी आवाज में कहा और जब उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं तो वे बेहद ठंडी हो गईं। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जीवित रहने की पूरी कोशिश करो। छाया कब्जा, इवान ने अपने दिल में कहा और खुद को काले सांप के साथ मिला लिया। हालांकि वह अपने छाया भंडार से अपने छाया मरे हुओं को नहीं बुला सकता था, फिर भी वह छाया कब्जा कौशल का उपयोग करके अपने एक छाया मरे को अपने साथ मिला सकता था। जिस क्षण इवान ने छाया कब्जे का कौशल इस्तेमाल किया, उसकी सभी इंद्रियां नाटकीय रूप से बढ़ गईं। उसके स्टेट पॉइंट असाधारण रूप से बढ़ गए और उसके पूरे शरीर में शक्ति प्रवाहित होने लगी, जैसे कि कोई बांध टूट गया हो। तीनों एल्ड्रिच गॉब्लिन ने इवान की आभा में बदलाव को महसूस किया और उनके हाव भाव गंभीर हो गए। अचानक इवान ने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसके हाथ में एक रक्तलाल ग्रेटस्वॉर्ड दिखाई दिया। धमाका, इवान ने रक्तलाल ग्रेटस्वॉर्ड को जमीन पर पटक दिया, जिससे बैरियर के भीतर पत्थर का फर्श कांप उठा और शुरुआती स्तर के रैंक 3 हथियार की आभा सभी दिशाओं में फैल गई। डूमस्वॉर्ड नामक ग्रेटस्वॉर्ड वह चीज थी जो इवान को जोडा की स्टोरेज रिंग के अंदर मिली थी। हालांकि यह शुरुआती स्तर का रैंक 3 हथियार था, लेकिन इसकी शक्ति अधिकांश मध्य स्तर के रैंक 3 हथियारों से अधिक थी। इवान ने ग्रेटस्वॉर्ड के काले भयावह दिखने वाले हैंडल को पकड़ लिया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। अचानक उसने अपने शैडो स्टोरेज से कुछ निकाला और उसे मध्य स्तर के रैंक 3 गॉब्लिन की ओर फेंक दिया। लड़ाई शुरू करने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह क्या है? उसने पूछा क्योंकि वस्तु एक पल में गॉब्लिन के पास पहुंच गई। मध्य स्तर का रैंक 3 गॉब्लिन तब हैरान रह गया जब इवान ने उसकी ओर कुछ फेंका और सहज रूप से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि जिस क्षण उसके हाथ त्रिकोणीय आकार की वस्तु को छूते हैं वह वस्तु गायब हो जाती है और इवान गॉब्लिन के ठीक सामने आ जाता है। उसके हाथ में डूमस्वॉर्ड एक भारी रक्त लाल रोशनी के साथ फट गई और एक जानलेवा आभा चारों ओर भर गई। मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत को इवान की अचानक उपस्थिति ने चौंका दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता। डर, इवान ने अपने डर कौशल को सक्रिय किया, जिससे मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे ठंडे पानी के तालाब में फेंक दिया गया हो और उसका शरीर बेकाबू होकर हिलने लगा। भूत को डर कौशल से उबरने का कोई मौका दिए बिना इवान ने अपनी विशाल तलवार को उसके सिर की ओर घुमाया, जिसका उद्देश्य मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत को मारना था। गड़गड़ाहट, विशाल लाल तलवार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अंतरिक्ष को चीरती हुई एक पल में मध्य स्तर के भूत के सामने आ गई। मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत ने अपने शरीर में मौत की आभा को महसूस किया और सोचा कि यह अंत है, लेकिन जब यह खत्म होने लगा तो उसके और तलवार के बीच चमकती हुई एल्ड्रिच ऊर्जा और सख्त तराजू से ढका एक हाथ दिखाई दिया। गड़गड़ाहट, पूरे बंद स्थान में एक खंगती हुई आवाज गूंजी और एक महान तलवार का प्रहार जो आसानी से एक शीर्ष रैंक 3 कोर रिवॉल्वर को भी मार सकता था, हाथ से पकड़ा गया। यह एक अच्छी चाल थी। दुर्भाग्य से पूर्ण शक्ति के सामने सभी चालें बेकार हैं। इवान ने शीर्ष रैंक 3 गोबलिन की उदासीन आवाज सुनी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक शक्तिशाली बल ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अध्याय 970 कुछ गड़बड़ है, भाग 1। जब डूम तलवार मध्य स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच गोबलिन को मारने वाली थी, एल्ड्रिच ऊर्जा से चमकता हुआ और चमकदार काले तराजू से ढका हुआ एक हाथ उनके बीच दिखाई दिया और आसानी से तलवार के ब्लेड को पकड़ लिया। यह एक अच्छी चाल थी। दुर्भाग्य से पूर्ण शक्ति के सामने सभी चालें बेकार हैं। इवान ने शीर्ष रैंक 3 गोबलिन की उदासीन आवाज सुनी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता,
वह शीर्ष रैंक 3 गोबलिन के शरीर से निकली ऊर्जा के विस्फोट से पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इवान को जबरदस्त बल से उड़ा दिया गया था, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसके होंठ ऊपर की ओर उठे और उसने उपहास किया। पकड़ा। तीनों भूतों ने इवान की धीमी आवाज सुनी, और इससे पहले कि वे समझ पाते कि उसका क्या मतलब है, स्विश, हवा के टुकड़े होने की आवाज उनके कानों में घुस गई और शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। भूत ने अपने शरीर को बगल की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। पुची, एक तेज ब्लेड से मांस के छेदने की आवाज लाल अवरोध से ढके क्षेत्र में गूंज उठी जब इवान के छाया क्लोन ने भाले से शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत के सिर को छेद दिया। भाला भूत के सिर में बाईं ओर से घुसा और दाईं ओर से बाहर आ गया। शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत ने दर्द में चीख मारी और उसके शरीर से भयानक मात्रा में एल्ड्रिच ऊर्जा निकली, जिसने इवान के छाया क्लोन को तुरंत नष्ट कर दिया। आहे, दर्द के कारण एल्ड्रिच गॉब्लिन पागलों की तरह चीखने लगा, क्योंकि उसके सिर से गहरे बैंगनी रंग का खून बह रहा था। तुम चालाक कमीने। मध्यम स्तर का रैंक 3 गॉब्लिन अपने भाई की हालत देखकर दंग रह गया और गुस्से में दहाड़ने लगा और जल्दी से उसके सिर से भाला खींच लिया। जब इवान ने यह देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि यह वार निश्चित रूप से शुरुआती स्तर के रैंक 3 गॉब्लिन को मार देगा। लेकिन जब मध्यम स्तर के रैंक 3 गॉब्लिन ने भाला निकाला तो गॉब्लिन के सिर का छेद चीख होने लगा। फूक, ये किस तरह का बकवास पुनर्जनन है। इवान ने अंदर से चिल्लाते हुए देखा कि भूत का घाव ठीक हो रहा है। जैसे ही इवान ने भूत के घाव को फिर से ठीक होते देखा, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। इस भूत का दिमाग उसके सिर के अंदर नहीं है। एल्ड्रिच एनर्जी के संपर्क में आने वाले जीवों के शरीर का आकार उनके मूल रूप से पूरी तरह से अलग हो जाता है। हालांकि इवान के सामने 3 भूत सामान्य भूतों की तरह ही दिखते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी आंतरिक संरचना भी सामान्य थी। फूक, अगर मैं उन्हें मारना चाहता हूं तो मुझे उनके शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, इवान ने चमकती आंखों से कहा, क्योंकि डूम स्वॉर्ड के हैंडल पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अचानक उसे खतरे का अत्यधिक एहसास हुआ और वह बूट्स ऑफ वॉर्ड गेजर के नेदर स्ट्राइड कौशल का उपयोग करके तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। नेदर स्ट्राइड सक्रिय होने पर यह कौशल उपयोगकर्ता को अपने आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में छोटी दूरी तक टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। इस कौशल के उपयोग पर कोई सीमा नहीं है और इसे उपयोगकर्ता के विश्वसार या वैचारिक ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय किया जा सकता है। जिस क्षण इवान बूट्स ऑफ वॉइड गेजर के नेदर स्ट्राइड कौशल का उपयोग करके गायब हो गया, वह स्थान जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था विस्फोट हो गया और शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन वहां प्रकट हुआ। शीर्ष रैंक 3 गॉब्लिन ने तब भौहें सिकोड़ी जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने लक्ष्य से चूक गया है और उसने लाल अवरोध के किनारे की ओर देखा, केवल इवान को वहां खड़ा पाया। इवान नेदर स्ट्राइड कौशल का उपयोग करके अवरोध के किनारे पर दिखाई दिया था जब उसने एक बार फिर एक खतरनाक सनसनी महसूस की और देखा कि मध्य स्तर का रैंक 3 गॉब्लिन तेज गति से उसके पास आ रहा है। मध्य स्तर के रैंक 3 गॉब्लिन को अपनी ओर आते देखकर इवान ने प्रिज्मेटिक आग की बैंगनी लौ को डूम तलवार में समाते हुए देखा। वर्तमान में इवान छाया कब्जे कौशल का उपयोग कर रहा था और उसके अधिकांश स्टेट पॉइंट 3500 से अधिक थे। हालांकि वह इन 3 भूतों के स्टेट पॉइंट नहीं जानता था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि अगर वह अपने सभी कौशल और अन्य चीजों का उपयोग करता है तो वह एक मध्यम स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच भूत के खिलाफ हार जाएगा। प्रिज्मेटिक फ्लेम की बैंगनी आग में डूम तलवार को कवर करने के बाद इवान ने मध्यम स्तर के भूत के उसके पास पहुंचने का इंतजार नहीं किया और उसने भी उसकी ओर गोली चलाई। NO12BN.C ओम। जैसे ही इवान भूत की ओर बढ़ा, उसके शरीर पर खून की बिजली चमकने लगी और उसकी गति आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। वह लाल बिजली की एक लकीर में बदल गया और तुरंत मध्यम स्तर के भूत के सामने आ गया। उसके हाथ में डूम तलवार प्रिज्मेटिक आग की गहरी बैंगनी रोशनी से चमक उठी और जब उसने उसे आने वाले भूत की ओर घुमाया तो उसके चारों ओर लाल बिजली की चिंगारी चमक उठी। मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत को डूम तलवार से घातक खतरा महसूस हुआ और तलवार से सीधे टकराने पर उसकी मांसपेशियां फूल गईं। चमकती डूम तलवार और भूत का हाथ एक पल में टकरा गए और अगले ही पल एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा इलाका हिल गया, क्योंकि एक शक्तिशाली शॉकवेव सभी दिशाओं में बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने उन्हें ढकने वाले लाल अवरोध को हिला दिया। अरे, अराजकता के बीच एक दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी और मध्य स्तर के रैंक 3 के भूत, जिसका दाहिना हाथ खून की धुंध में बदल गया था, एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया और उसका शरीर लाल अवरोध से टकरा गया। इवान भी प्रभाव के कारण लगभग 100 मीटर पीछे की ओर खिसक गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बहने के साथ ही खून का स्वाद उसके मुंह में भर गया। इवान के आंतरिक अंग बुरी तरह हिल गए थे, लेकिन वह जानता था कि यह उसके लिए सबसे अच्छा अवसर था और वह इसे चूकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दर्द को नजरअंदाज किया और एक कदम आगे बढ़ा। शीर्ष रैंक 3 भूत ने सोचा कि इवान मध्य स्तर के भूत से निपटना चाहता था क्योंकि वह बुरी तरह से घायल था, इसलिए शीर्ष रैंक 3 भूत ने जब इवान को एक कदम आगे बढ़ते देखा तो वह तुरंत उसके पास पहुंच गया।
लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इवान का लक्ष्य मध्य स्तर का रैंक 3 भूत नहीं था। आगे कदम बढ़ाने के बाद इवान ने द स्ट्राइड कौशल का उपयोग किया और तुरंत शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत के पीछे दिखाई दिया, जो अभी भी अपने सिर को ठीक कर रहा था। जिस क्षण इवान उसके पीछे दिखाई दिया, भूत के शरीर में विनाश की भावना भर गई और वह दूर जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि भूत दूर जा पाता, इवान ने शैडो फोर्ज कौशल का इस्तेमाल किया और उसका हाथ एक तीखे दिखने वाले काले पंजे में बदल गया। भूत को कोई मौका दिए बिना इवान ने अपने तीखे पंजे का इस्तेमाल करके उसकी पीठ को छेद दिया और जिस क्षण उसका हाथ भूत के शरीर में घुसा, उसने एडम के गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल को खत्म करने के लिए ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का इस्तेमाल किया और भूत के शरीर के अंदर गुरुत्वाकर्षण को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे उसका शरीर एक पल में अंदर से नष्ट हो गया। आर्घ शुरुआती स्तर के रैंक 3 भूत ने दर्द में दहाड़ लगाई और इवान को झटकने की कोशिश की, लेकिन इवान नहीं हिला और जिस हाथ से उसने भूत के शरीर को छेदा था, वह खून की बिजली से चमक उठा। भूत के शरीर के अंदर खून की बिजली का एक गोला बना और अगले ही सेकंड इवान ने खून की बिजली के गोले को विस्फोटित कर दिया, जिससे भूत के शरीर के सामने के हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया।